गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए अपन 5.2 में क्वेश्चन हल कर रहे थे आव्यूह एवं सारणिक के। इसमें देखिए नियम पढ़ रहे थे, गुणधर्म चल रहे थे अपने सारणिकों के अनुप्रयोग में अपने 3 बिंदुओं के समरेखीय होने के नियम पढ़ लिए थे। इसके बाद में अपना नियम है कि दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। नंबर तीसरा पॉइंट है, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, देखिए यदि दो बिंदु ए x1, y1 और b x2, y2 है, y2 से एक रेखा AB गुजरती है। इस रेखा की बात हो रही है, गुजरती है, रेखा स्थित है तो माना कि बिंदु P x1, x, y रेखा पर स्थित है, तब बिंदु A, B व P संरेखीय होंगे। अतः वो संरेखीय हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ये संरेखीय हैं तो अभिष्ट रेखा का जो समीकरण है वो क्या प्राप्त होगा, xy x1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर 0 उस रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। इस रेखा का जो अभिष्ट समीकरण है, अतः यह रेखा AB का अभिष्ट समीकरण। ठीक है, तो क्या है कि यदि दो बिंदु A x1, y1 तथा B x2, y2 इस रेखा पर स्थित है, इन रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के गुजरती है, तो ऐसी स्थिति में अपन उस रेखा से होकर के बिंदु गुजरते हैं तो तीनों बिंदु समरेखीय होंगे। तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा कि जब अपन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो इससे पता लग जाएगा कि अपना जो है रेखा का जो समीकरण है वो अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यह आपके दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। रैखिक समीकरण निकायों के हल, कुछ हल हैं जो अपन सारणिकों को समीकरण है उन समीकरणों का हल ज्ञात करें। आगे देखिए नियम, इसके कुछ गुणधर्म चल रहे हैं, अलग अलग विधियां होती हैं इसमें जिनसे अपन हल करेंगे। क्रैमर विधि, क्रैमर नियम दिया, सारणिकों के अनुप्रयोग में क्रैमर नियम। चौथा है क्रैमर नियम। ये नियम क्या है कि इसमें कि आपको कोई समीकरण दे रखे हैं, कोई रैखिक समीकरण दे रखे हैं, दो रैखिक समीकरण निकायों का हल किस तरीके से निकालेंगे। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि है क्रैमर विधि, जिसमें पहला है अपना इसमें
कि दो रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करना। किस तरीके से दो रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करेंगे? तो आपको दो रैखिक समीकरण वो देगा और उनको क्रेमर नियम लगा करके और उनका हल ज्ञात कर लेंगे। a1x b1y बराबर c1, ये रेखा का पहला समीकरण है। a2x प्लस b2y बराबर c2, ये रेखा का दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान अपन किस तरीके से ज्ञात करते हैं? ये अपन पहले रैखिक समीकरणों का हल विलोपन विधि से करते थे, प्रतिस्थापन विधि से करते थे पहले। अब यहाँ पर अपन नई जो विधि है वो सारणिक से भी इनका हल ज्ञात किया जा सकता है। तो आप देखिए कि इसका सीधा सूत्र लिख लो। क्रेमर विधि में क्या होता है कि x बराबर, x का जो मान है वो किस तरीके से प्राप्त होगा? तो डेल 1 बटे में डेल, y का जो मान है डेल 2 बटे में डेल। ये जो मान है डेल और डेल 1 क्या है? ये सारणी कहेंगे, संगत सारणी। डेल 1 का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब होता है कि ये इधर दोनों हैं, चारों चीजें हैं, a1 a2 b1 b2। ये जो सारणिक है इसका वो आपका डेल कहलाता है। डेल 1 में क्या होता है कि डेल 1 जब ज्ञात करेंगे तो आपको पता है कि इसको a1 x1 हट जाएगा और c1 c2 b1 b2, क्योंकि जिसका मान ज्ञात करना होता है, x का मान ज्ञात करना तो x से संबंधित हट जाएगा। अब देखिए ऐसे डेल 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर डेल 2 का मतलब है कि a1 a2 और c1 c2 ये आ जाएंगे, b1 b2 हट जाएंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। इस तरीके से इनके मान निकाल कर इसमें रखेंगे तो अपन को समीकरणों के हल प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि इसका डेल का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डेल का मान शून्य के बराबर हो गया तो फिर हल ज्ञात नहीं होंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ पर दे रखा है कुछ रेखाओं की कंडीशन अपन पहले भी पढ़ चुके, जब 10वीं क्लास में थे, 9th क्लास में थे। आपको पता है a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे b2। यदि ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होंगी। अब यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी में हल क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ऐसी कंडीशन आती है तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कंडीशन है तो निकाय संगत एवं स्वतंत्र है। निकाय की बात करें तो निकाय संगत एवं स्वतंत्र है कि आपका जो निकाय है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। आपको a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 वाली कंडीशन यदि है समीकरणों में और आप उनसे कोई चीज की व्याख्या करवा करके पूछता है रेखाओं के बारे में, तो अपन इसमें जो पहले अपन 10वीं क्लास में पढ़ करके आए थे, 9th क्लास में पढ़ करके आए, रेखाओं की संगतता के आधार पर अपन इनमें बता सकते हैं कि इनके हल होंगे या नहीं होंगे, किस किस के हल संभव है। नंबर दूसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो। तो लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगे। बात आती है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, एक भी हल प्राप्त नहीं होगा आपको। ठीक है, रेखाएं समांतर है, जब रेखाएं एक दूसरे काटती नहीं तो हल भी प्राप्त नहीं होगा। निकाय असंगत होगा क्योंकि संगतता और असंगतता भी आपको 10वीं क्लास में पहले बताई थी।
इस संगतता का मतलब सभी जगह पर चिन्ह समान हो, तो संगत होता है और अलग अलग होता है तो असंगत होता है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू का, यहाँ पर इक्वल टू का, तो निकाय कैसा है? निकाय असंगत है। निकाय असंगत होगा ऐसी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ऐसे होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है? संपाती होती है, अनंत हल होती है और स्वतंत्र नहीं है, निकाय संगत है। ये एक स्थिति हो और रेखाएं संपाती होती है, हल अनंत होंगे। निकाय स्वतंत्र नहीं है, निकाय तो संगत है, निकाय संगत है, ठीक है। निकाय स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, निकाय की बात करें तो स्वतंत्र नहीं है, ये कंडीशन है। कंडीशन में एक में स्वतंत्र होता है जब उसका मान x का मान और उसका मान कुछ भी हो सकता है। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा पर है और उस स्थिति में हल जो ज्ञात होंगे वो एक दूसरे के संगति होंगे। आप देखिए इसके अलावा फिर इसका तीसरा जो नियम है, तीन चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो रैखिक समीकरणों का हल और दो चर वाले भी हैं। दो रैखिक समीकरण है और दो चर वाले भी हैं। इसको थोड़ा इसमें लिख लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण या दो रैखिक समीकरण। इसमें दो चर है x और y, दो चर है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ज्ञात करते हैं। अब अपना है अगला नियम जो है तीन चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। जब तीन चर वाले समीकरण हो, उसमें भी तीन समीकरण आ जाए, तीन चर वाले समीकरण हो, उनको किस तरीके से हल करेंगे? क्योंकि इसमें आपको वर्गाकार सारणी बनाने के लिए वर्गाकार की आवश्यकता होती है, वर्गाकार में बदलना पड़ता है। वर्णमान लगा करके अपन बदल लेते हैं। क्रैमर नियम पढ़ रहे हैं, तीन चरों वाले रैखिक समीकरण। दूसरा है तीन चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो तो उनका हल किस तरीके से करेंगे? तीन चर वाले रैखिक समीकरण में लिखेंगे समीकरण माना कि a1x b1y c1 z बराबर d1। ठीक है, पहला समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 इस तरीके से दिए हुए हों समीकरण, तो उनके हल भी अपन इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए कि x बराबर, तो आपका डेल 1 बटे में डेल होगा, y बराबर डेल 2 बटे में डेल होगा, z बराबर डेल 3 बटे में डेल। इनसे अपन ज्ञात करेंगे डेल 1 डेल 2 डेल 3 जैसे उसमें करा था उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पहले तीनों के a1 b1 और c1 तीन स्तंभ तीन पंक्ति लेंगे, वो आपका डेल कहलाता है। डेल 1 के लिए d1 d2 d3 आ जाएंगे, a1 a2 a3 हट जाएंगे। डेल
इसके लिए b1 b2 b3 हट जाएंगे, d1 d2 d3 आ जाएंगे और ये सब चीज आपको दे रखी है। d3 ज्ञात करेंगे तो c1 c2 c3 हट जाएंगे और d1 d2 d3 आ जाएंगे। ये आपके नियम है, इनसे अपन इनको हल करते हैं। कुछ इनके विशेष नियम है कि जब डेल 0 के बराबर नहीं हो तब इसके हल ज्ञात होते हैं। समीकरण संगत हो गए, निकाय के संगत और हल ज्ञात होंगे। जब पहली कंडीशन है आपकी, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी स्थिति हो तब तो आपको इसमें हल प्राप्त होंगे। वो तो निकाय संगत होता है और निकाय संगत होने के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हल अद्वितीय होंगे। हल अद्वितीय होंगे। हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। डेल बराबर 0 है तो संगत निकाय होंगे और इसके अनंत हल होंगे। जब डेल 1 यदि डेल बराबर 0 हो, डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 तीनों ही 0 हो, ऐसी स्थिति में हल अनंत होंगे। इससे असंगत संगत भी हो सकता है और असंगत भी। हल अनंत हो। ठीक है, ये नियम है कुछ कि डेल बराबर 0 है, डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर 0 हो तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के हल संगत होंगे, असंगत होंगे। निकाय संगत होगा स्थिति में तो संगत होगा, तो ऐसी स्थिति में हल क्या होते हैं? अनंत। जब संगत होता है तो हल क्या होंगे? अनंत होंगे। तब निकाय संगत होगा तो निकाय का हल भी अनंत होगा। इसी तरीके से जब डेल बराबर 0 हो, असंगत हो तो इसके निकाय असंगत होगा, इसका कोई हल ज्ञात नहीं होगा। अगर तीसरी कंडीशन में यदि डेल बराबर तो 0 है पर डेल 1, डेल 2, डेल 3 अशून्य हो, ये शून्य के समान नहीं हो, अशून्य हो तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। निकाय असंगत होगा। निकाय असंगत होगा। अनंत अंततः भी होंगे तब सभी 0 के बराबर आ जाएंगे। डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल का मान भी 0 के बराबर, सभी 0 के बराबर है। अनंत हल 0 के बराबर नहीं है, आप अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, एक का मान निकाल सकते हैं। और जब ये तो डेल तो 0 के बराबर पर ये 0 के बराबर नहीं हो तो हल का कोई हल नहीं होगा। निकाय क्या कहलाता है? वो असंगत निकाय होगा। तो असंगत निकाय होगा, इसलिए इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आगे के कुछ समीकरण के जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग अपन पहले भी सवाल कर चुके हैं, उनसे अपन इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन हल करेंगे तभी उस नियम को देख लेंगे। आप इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नियम है वो निकाय का हल जो है वो तरीका ही है। आव्यूह का ज्ञात करने का जो है, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से इनके हल ज्ञात करें, वो एक आपका तरीका ही है। उसको जब करवाएंगे सवाल तब समझ लेना किस तरीके से करना होता है। बाकी शेष जो है कार्य वो उसी तरीके से है। नियम है, नियमों के अनुसार सवाल होंगे। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप स्वयं भी प्रश्नों को कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, इसमें सारणिक का प्रयोग कर त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि सारणिक का प्रयोग कर
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिसके शीर्ष निम्न है। जिसके शीर्ष निम्न है नंबर 1 2,5 -2,-3 तथा 6,0। अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके से ज्ञात करेंगे, सारणिकों का प्रयोग करना है। दिए क्या चित्र दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के शीर्ष। तो शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं कि माना कि एक निर्देशांक 2,5, b -2,-3 तथा c 6,0। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो डेल बराबर डेल बराबर 2, 5 -2,3 6,0 1 1 1 लगा लेंगे। ठीक है, ये अपन डेल सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। सारणिक के मान को चाहे सूत्र में प्रयोग कर लो तो 1/2 लगा दो यहाँ। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से प्राप्त होगा इसका मान। तो देखिए 1/2 डेल सारणिक है, यहाँ पर सारणिक का मान कैसे निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 2 प्लस का है तो यहाँ सारणिक का मान क्या आएगा? -3 0 1 1 -5। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार इसका कर रहे हैं सारणिक का। तो -2 1 6 1 प्लस 1 का जो मान है -2 -3 6 और 0। यह आपको सारणिक दे रखा है। इस सारणिक का मान अपन ज्ञात करेंगे और उसको 1/2 से गुणा कर देंगे। जो मान आएगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 पहले सिद्धांत है, आप सारणिक का मान ज्ञात करना। 2 तो ये है ही, 1 को इससे गुणा करेंगे -3, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 3 ही आ जाएगा इसका मान। -3 -5 -2 से गुणा करो -2 -6 6 1 6 2 -2 को 2 1 से गुणा करेंगे -2 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 1 6 माइनस का प्लस 1 है यहाँ, इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। -10 और माइनस माइनस किसका चिन्ह हो जाएगा? प्लस का 6 18 माइनस का 18। ये कैलकुलेशन है ना, आप सारणिक का मान पहले से ज्ञात कर चुके, कई बार हो चुका सवाल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 लिखा था अपन ने, आगे 1/2 का प्रयोग करेंगे। 1/2 जो सारणिक का मान है। सारणिक में एक एक इसलिए लगाया क्योंकि इसको सारणिक जो है उसमें 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों बिंदु जब दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में सारणिक किसे कहते हैं? सारणिक की परिभाषा आपको पढ़ाई थी, ऐसा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। इसके लिए अपन ने यहाँ पर 1 1 का प्रयोग करा है, एक एक लिखा है। ठीक है, एक एक कहां से आया पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो 3 शीर्ष हैं उसमें 2 ही निर्देशांक दे रखे हैं, इसलिए अपन ने एक एक अपने तरफ से लगाएंगे, क्योंकि इसको भी 3 क्रम का सारणिक बनाना है। 3 गुणा 3 क्रम।
ठीक है। अब इसमें से आप आराम से सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अपने प्रसार करके इसका हल ज्ञात करेंगे। 1/2 3 दूनी 6 माइनस के 6 माइनस के 8 8 में जो 40 तो प्लस के 40 हो जाएंगे प्लस माइनस 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 प्लस प्लस के 18। तो देखिए 18 में 6 गए 1/2 गुणा करेंगे, इन कैलकुलेशन करेंगे। 18 में 6 गए 12 बचे, 12 को 40 को जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे 52। 52 में 2 से कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे 26। तो लिख देंगे 26 मात्रक वर्ग। मात्रक इसलिए कि सेंटीमीटर मीटर का कोई पता नहीं है यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें प्राप्त होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना समझ में आया होगा। इसके 2 क्वेश्चन हैं वो अपन को करने हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, तीनों शीर्ष दिए गए। त्रिभुज के शीर्ष अपन ने मान लिए कि एक नाम लिख दिया अपन ने ABC, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1/2 सारणिक लिखा था, सारणिक बनाया तो यहाँ पर एक एक अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि 3 क्रम का सारणिक बनेगा। 3 बिंदु दे रखे हैं और में 3 आ रहे हैं इसलिए वर्ग लगा करके इसको वर्ग अभिमुख बदला है। अब इसके बाद में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या करा अपन ने प्रसार, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके और इसका हल ज्ञात, ठीक है। तो सारे का मान ज्ञात करना जानते ही हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, माइनस 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 तो -3 आ जाएगा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे -2 माइनस चिन्ह सूत्र का 6 1 6 प्लस 1 ऐसे कैसे इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस चिन्ह और तिरछा 18 तो माइनस के 18 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 18 आ जाएंगे, माइनस के 2 माइनस के 6 तो माइनस के 8 हो गए, 8 पंजो 40 तो प्लस के 40 आ जाएंगे, 3 दूनी 6 माइनस के आ जाएंगे, 18 में से 6 घटा देंगे, 12 बचे, 12 को 40 में जोड़ दीजिए 52 आ जाएंगे, 52 को 2 से काटेंगे तो 26 प्राप्त होगा। इस तरीके से आप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करें, घर पे बैठ करके आराम से क्वेश्चन करें, उदाहरण करें।